हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पत्र लेखन के अगली कड़ी में आज हम प्रतिवेदन पे चर्चा करेंगे। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्टिंग बोलते हैं और रिपोर्टिंग आप तो देखते हैं, रिपोर्टिंग हमारे लिए कोई नई शब्दावली नहीं है। रिपोर्टिंग जैसे किसी पत्रकार द्वारा रिपोर्टिंग की जाती है, हमेशा उसके जो संवाददाता होते हैं कि समाचार एजेंसी के, वो रिपोर्टिंग करते हैं। किसी प्रकार के जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो किसी किसी घटना या विशेष जांच के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब होता है एक प्रामाणिक विवरण तैयार करना। ठीक है, तो अब अगर इसकी हम परिभाषा करना चाहें रिपोर्टिंग की, तो क्या करेंगे? प्रतिवेदन को हम क्या कर सकते हैं? किसी विशेष घटना, प्रकरण अथवा विशेष प्रसंग, ठीक है, किसी विशेष प्रसंग का लिखित प्रामाणिक विवरण। ठीक है, क्या है ये? अर्थात किसी विशेष घटना या विशेष प्रकरण या विशेष प्रसंग का लिखित प्रामाणिक विवरण। अर्थात कैसा विवरण होना चाहिए? लिखित होना चाहिए एवं प्रमाणों पे आधारित होना चाहिए, तथ्यों पे आधारित होना चाहिए पूरी तरह से, यानी कि अनर्गल या अनावश्यक या फिर यूँ कहेंगे भ्रामक प्रकार का विवरण जो है रिपोर्ट नहीं कही जाती। इस तरह की तो अफवाहें अनेक उड़ती रहती है बाजार में, मार्केट में, लेकिन उन सबको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। जो लोगों के बीच अफवाहें चलती हैं उनको रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी प्रकार के लिखित प्रमाण विवरण नहीं होता। तो जब किसी विशेष घटना, प्रकरण अथवा विशेष प्रसंग का लिखित प्रमाणिक विवरण प्राप्त होगा, और ये विवरण किस तरह तैयार होगा? पूर्ण रूप से जांच पड़ताल छानबीन करके जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं या फिर इसे हम कह सकते हैं कि किसी विशेष घटना, प्रकरण या विशेष प्रसंग के संदर्भ में किसी व्यक्ति या किसी समिति या किसी आयोग द्वारा तैयार किया गया प्रामाणिक एवं तथ्यपूर्ण विवरण को ही हम प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई हमारी। तो विवरण हम जब भी रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो वो या तो किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई होगी, या किसी समिति द्वारा तैयार की गई होगी, या फिर किसी आयोग द्वारा तैयार किया गया होगा। हम अक्सर देखते हैं कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, कोई भी घटना घटित होती है समाज में, तो सरकार द्वारा शासन के स्तर पर तुरंत कोई समिति गठित कर दी जाती है, ताकि वो समिति उस घटना के बारे में जांच पड़ताल करे कि ये घटना क्यों हुई। अगर कोई अच्छी घटना है तो इसलिए जांच पड़ताल उसकी करवाई जाती है, रिपोर्टिंग करवाई जाती है, ताकि इस तरह की जो है तैयारियां हम आगे भविष्य में भी कर सके, ताकि अन्य घटनाओं में भी, अन्य सुखद प्रोजेक्टों में भी हम अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। लेकिन अगर कोई घटना, बुरी घटना होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी मामले कोई परिवहन दुर्घटना या किसी प्रकार दुर्घटना हो जाती है, कोई दंगा फसाद होता है, ऐसे मामलों में क्या होता है कि उसकी रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो हम कह सकते हैं कि किसी दंगा फसाद या किसी प्रकार के दुर्घटना की रिपोर्टिंग इसलिए कराई जाती है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हो और हम सचेत हो जाए उससे संबंधित घटना। जैसे कई हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, तो वो दंगा किसके द्वारा फैलाया गया, किस कारण से वहाँ पे पनपा, क्या ऐसे परिस्थितियाँ थी ताकि दंगा पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, इन सब का विवरण अगर किसी समिति द्वारा, जांच आयोग द्वारा बनाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि उसको हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी समिति विशेष द्वारा या किसी आयोग द्वारा तथ्यों पर आधारित होती है, काफ़ी छानबीन करने के बाद तैयार की जाती है, प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होती है। वहाँ पे जा कर के लोगों से मिल कर के गवाहों से गवाही ले करके तैयार की जाती है, लोगों से काफ़ी पूछताछ की जाती है, काफ़ी समय लगता है। जब इस तरह की रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, इस प्रकार की विवरण तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। ठीक है, यानी हर तरह के विवरण को हम प्रतिवेदन नहीं कह सकते, उन्हीं विवरण को प्रतिवेदन को कहेंगे जो किसी विशेष घटना, दुर्घटना, दंगा फसाद या विशेष प्रसंग पे किसी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा
नियुक्त समिति या आयोग द्वारा तैयार किया तो उससे हम प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिवेदन जो है दो तरह से हो सकता है। एक तो पहला प्रतिवेदन क्या होगा, औपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है, औपचारिक प्रतिवेदन। और दूसरा क्या हो सकता है, अनौपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है, तो प्रतिवेदन हमेशा किसी घटना विशेष से संबंधित ही नहीं होता है। ये अच्छे कार्यों के लिए भी, किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए भी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो औपचारिक प्रतिवेदन किसको हम कहेंगे, तो औपचारिक प्रतिवेदन उसे कहा जाता है जो शासन स्तर पे किसी कार्यालय द्वारा या किसी विभाग द्वारा, ठीक है, किसी विभाग द्वारा या किसी संस्था द्वारा गठित समिति या आयोग द्वारा तैयार किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक प्रतिवेदन। क्यों, क्योंकि ये जो संस्थागत कार्यालय या शासन स्तर पर जो घटनाएं घटती हैं उनकी जांच के जो सरकार द्वारा गठन किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सरकारी पत्र है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। और अनौपचारिक प्रतिवेदन किसे बोलते हैं, जैसे अनौपचारिक प्रतिवेदन से तात्पर्य हमारा उस प्रतिवेदन से है जो किसी विद्यालय के संबंध में किसी विशेष अवसर पे, विशेष आयोजन पे, ठीक है, अथवा मेले पर, पिकनिक स्थल पे, इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसको हम अनौपचारिक प्रतिवेदन बोलते हैं। क्योंकि जैसे किसी विद्यालय में कोई वार्षिक उत्सव हो रहा है, मान लीजिए गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उस पर एक बड़ा उत्सव किसी विद्यालय, छोटे विद्यालय हो या बड़ा विद्यालय या महाविद्यालय हो, उसके स्तर पर कराया था, तो वहाँ पे हम जो तैयार होगा क्या कहेंगे, वो अनौपचारिक होगा, उस विद्यालय विशेष के लिए बनाया गया है, किसी विशेष अवसर पे या किसी विशेष आयोजन के अवसर पे किया जाता है। लेकिन औपचारिक वाला क्या होता है, औपचारिक विवरण जो है शासन स्तर पर निर्णय लिया जाता है, कोई समिति गठित की जाती है, प्रशासनिक कार्यों में सुचारू ढंग संचालन के लिए किया जाता है, किसी विभाग में किसी प्रकार कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि शासन द्वारा जो गठित समिति होती है वो निर्णय करती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, औपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है, जैसे प्रतिवेदन, जैसे अभी नई शिक्षा नीति लाई गई, तो नई शिक्षा नीति के लिए भी एक रिपोर्टिंग तैयार कराई गई, एक सर्वेक्षण कराया गया होगा सरकार द्वारा, ताकि हम क्या क्या कमियां हमारे शिक्षण विधि में, हमारे शिक्षा नीति में क्या कमियां थी, क्या आवश्यकताएं हैं इस वर्तमान समय में, ताकि हम अपनी नई शिक्षा नीति तैयार कर सकें। तो वहाँ भी एक प्रतिवेदन तैयार कराया गया होगा। या फिर कहीं कोई विशेष, मान लीजिए किसी विशेष स्थल पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई पार्क स्थापित किया जाना हो, सौर पार्क बनाया जाना हो, या औद्योगिक पार्क बनाया जाना हो, या कोई विशेष क्षेत्र बनाया जाना हो, तो ऐसे अवसर में उस क्षेत्र में एक रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी सरकार द्वारा, एक समिति गठित करके, ताकि वहाँ पे क्या संभावनाएं हैं उस कार्य विशेष से संबंधित, उस उद्योग से संबंधित, ताकि वहाँ पे पहले से हम पता हो जाए कि क्या समस्याएं आ सकती हैं या क्या संभावनाएं हैं, क्या यहाँ इस उद्योग को स्थापित करना उचित है या नहीं है, क्या इसके आगे बढ़ने के फायदे हैं कि नहीं है, या वहाँ पे कोई पर्यावरणीय समस्याएं तो नहीं हो सकती है उस उद्योग के स्थापित होने से, लोगों का पुनर्वास करने के लिए क्या सुविधाएं हम कर सकते हैं, या किसी प्रकार के जो है लोगों को यहाँ पलायन तो नहीं हो सकता। इस तरह की जो रिपोर्टिंग तैयार कराई थी वो क्या होता है, औपचारिक होता है, क्योंकि वो शासन स्तर पर तैयार कराई जा रही है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कराई जा रही है। और ये इस तरह के जो अनौपचारिक होते हैं वो किसी विद्यालय द्वारा या किसी प्राइवेट संस्था द्वारा अपने प्रांगण में किसी आयोजन को किए जाने से, मान लीजिए किसी विद्यालय में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है किसी विद्यालय में, तो इसकी एक रिपोर्टिंग तैयार कर ली जाएगी उस विद्यालय द्वारा। वो विद्यालय एक टीचर को नियुक्त कर देगा ताकि वो रिपोर्टिंग तैयार करे, तो वो रिपोर्टिंग तैयार कर ली जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये अनौपचारिक हो गया।
और ये क्या हो गया, जो शासन स्तर पर किया जाता है, किसी कार्यालय द्वारा किया जाता है, वो क्या हो गया, औपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है, तो हमने प्रतिवेदन की परिभाषा देखी, हमने प्रतिवेदन के प्रकार को देख लिया। अब हम प्रतिवेदन की विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। प्रतिवेदन के संबंध में पहले हम उसकी विशेषताएं को समझ लें। तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक प्रतिवेदन में, यानी एक जो प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हम पढ़ लें, ताकि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये बताए तो हम आराम से लिख सके उसको। ठीक है, तो प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होगी। पहली विशेषता क्या होगी, संक्षिप्त एवं प्रामाणिक। ठीक है, संक्षिप्त एवं प्रामाणिक होना चाहिए प्रतिवेदन को। कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त में यानी बहुत बड़ा 5,000 पेजों का 100 या 500 पेजों का एक विवरण नहीं तैयार किया जाए, संक्षिप्त में तैयार किया जाना चाहिए। तो संक्षिप्त होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरा, पर्याप्त छानबीन। ठीक है, पर्याप्त छानबीन, पर्याप्त जांच पड़ताल। ठीक है, जांच पड़ताल, गवाहों से संपर्क, गवाहों से गवाही ली जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो विवरण तैयार किए जाएगा वो यूं ही नहीं तैयार किया जाएगा घर बैठ के किसी ऑफिस में बैठ करके, जैसे आजकल मीडिया वाले करते हैं कि बैठ करके कल्पना करके ये लिख दिया गया कि ऐसे ऐसी घटनाएं घटी, ताकि वहाँ वो गए भी नहीं लिख देते, उसको प्रामाणिक नहीं बोलते। वहाँ पे समिति के सदस्यों द्वारा बिल्कुल जा करके कुछ समय निर्धारित होगा, समय में विवरण तैयार किया जाएगा। गवाहों से यानी प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पे घटना को देखे होंगे उससे मिला जाएगा, उनके गवाह उनसे जो है गवाही ली जाएगी, उनके जो है बयान दर्ज किए जाएंगे, तमाम कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के प्रमाणिक विवरण तैयार होगा। यानी विवरण पर्याप्त छानबीन के आधार पर तैयार होना चाहिए। तीसरा, प्रमुख तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। यानी इसके लिए पर्याप्त आंकड़े और तथ्य जुटाए जाने चाहिए। भले ज़्यादा मेहनत करनी पड़े समिति को, लेकिन अच्छा प्रतिवेदन वही होता है जो पर्याप्त आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित हो। चौथा क्या होगा, चौथा ये हम कह सकते हैं कि ये जो समिति होगी, समिति द्वारा अपने सुझाव, अभिमत, ठीक है, यानी कि प्रतिवेदन अच्छा वही कहा जाएगा जिस प्रतिवेदन में समिति ने जांच पड़ताल के बाद अपना अभिमत दिया हो, अपना विवरण, अपना सुझाव दिया हो, ताकि भविष्य में इस तरह घटना न घटे, तब जाकर के उस प्रतिवेदन को हम अच्छा मानेंगे। क्योंकि अगर समिति सुझाव नहीं दे रही है, कोई प्रकार का अभिमत नहीं दे रही, तो अच्छा जो है प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता। ये होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बयान दर्ज होना चाहिए उसमें। यानी वहाँ पे जिन लोगों ने जी उस घटना को देखा था उनका बयान दर्ज होना चाहिए, और जिससे कि प्रामाणिकता के और हम नज़दीक पहुँच सके, हमारा जो विवरण जो समिति तैयार करे वो और प्रामाणिक हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं प्रतिवेदन की। संक्षिप्त, प्रामाणिक हो, पर्याप्त जांच पड़ताल किया गया हो, गवाहों से गवाही ली गई हो, प्रमुख तथ्यों आंकड़ों पर आधारित हो, समिति द्वारा सुझाव एवं अभिमत दिया गया हो, और प्रत्यक्षदर्शियों की जो है उनसे बयान दर्ज कराया गया हो। अन्य भी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि अब जो विवरण होगा, प्रतिवेदन जो होगा
वो बिल्कुल पूर्वाग्रह रहित हो सकता है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं स्वयं की विचारों से रहित होना चाहिए। यानी जो समिति के सदस्य हैं वो पूर्वाग्रह रहित, यानी पता चीज से मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम में दंगा फैल गया किसी क्षेत्र विशेष में, अगर समिति के सदस्य पूर्वाग्रह रहित नहीं होंगे, जैसे अगर हिंदू है तो अगर मुस्लिम के प्रति पूर्वाग्रह रहित नहीं होगा तो मुस्लिम को दोषी ठहराएगा, या कोई मुस्लिम है तो हिंदू को पूर्वाग्रह रहित अगर नहीं होगा तो पूर्वाग्रह के आधार पर जो है किसी हिंदू को दोषी ठहराएगा। तो जो समिति के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको जो है पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार से अपने विचारों को नहीं शामिल करना चाहिए, ताकि उनके जो मंतव्य है वो शामिल ना हो और बिल्कुल निष्पक्ष एवं प्रामाणिक जो है विवरण तैयार हो। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष एवं तटस्थ प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई प्रतिवेदन की जिसे हमने देखा। अब हम प्रतिवेदन में क्या प्रमुख तथ्य होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, अब प्रतिवेदन के प्रमुख तथ्य क्या क्या होने चाहिए उसको हम समझ लेते हैं। प्रमुख तथ्य, अब प्रमुख तथ्य में क्या होने चाहिए? पहला, प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? यानी कोई ना कोई घटना घटी होनी चाहिए या कोई विषय होना चाहिए जिसपे जो है किसी घटना, प्रसंग या कोई घटना प्रसंग या कोई प्रकरण होना चाहिए। आखिर जब आप किस बात पे प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, यानी प्रतिवेदन के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई घटना विशेष होनी चाहिए, कोई दुर्घटना होनी चाहिए, कोई प्रकरण होना चाहिए, तभी तो जांच होगी। तो पहला क्या है? प्रक्रिया के लिए ये होना चाहिए। दूसरा क्या है? समिति का गठन होना चाहिए। ठीक है, समिति या आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई घटना विशेष घटती है तो पहले क्या हो? पहले घटना होनी चाहिए, फिर समिति आयोग का गठन किसी संस्था द्वारा शासन स्तर पर गठित किया जाना चाहिए। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो है, तीसरा क्या होगा? समिति द्वारा जांच पड़ताल की सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचना। अर्थात आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा अगर कोई घटना विशेष घटित हो, जैसे कुंभ मेले में कोई दुर्घटना हो जाए या फिर मान लीजिए किसी कहीं पे दंगा फैला, तो उसके लिए सरकार जो है सार्वजनिक सूचना जारी करते कि ये समिति गठित की गई है, इसमें ये सदस्य हैं और इसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाँ, एक सूचना गठित होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? तथ्यों एवं प्रमाणों का एकत्रीकरण। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? तथ्यों एवं प्रमाणों का एकत्रीकरण। अर्थात समिति गठित हो गई, सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी गई कि ये समिति इस विशेष मुद्दे पे गठित की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी घटना घटित होती, कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती, तो उसके लिए जनता द्वारा, विपक्ष पार्टी द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो है समिति गठित करके जांच कराने की मांग की जाती है। तो तभी सरकार जो है, जैसे सीबीआई जांच हो या कोई भी किसी न किसी जांच कराने के लिए मांग की जाती है, तो ऐसे में सरकार जो है जांच समिति गठित करती है, तो उसकी सूचना देनी पड़ती है। फिर तथ्यों एवं प्रमाणों का एकत्रीकरण करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद जो है गहन जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, गहन जांच पड़ताल करके तथ्य जुटाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है?
समिति जो है, उसके बाद समिति क्या करती है, अपना विवरण देती है। विवरण देने के बाद क्या होगा, समिति विवरण तैयार करेगी। विवरण के बाद समिति अपना जो है अभिमत देगी। अभिमत के बाद क्या होगा, समिति क्या करेगी, सुझाव देगी। उसके बाद जो है, नहीं 7वें 8वें नंबर क्या होगा, निष्कर्ष निकालेगी समिति। और उसके बाद क्या होगा, सुझाव देगी समिति। तो इसके ये इसको अंग कह सकते हैं, प्रतिवेदन के अंग कह सकते हैं, या प्रतिवेदन के तथ्य कह सकते हैं। क्या क्या तथ्य हैं, सबसे पहले प्रक्रिया होगी, यानी किसी घटना या प्रकरण या प्रसंग का घटित होना चाहिए। दूसरा, समिति के आयोग का गठन होना चाहिए। तीसरा, समिति द्वारा जांच पड़ताल की सार्वजनिक सूचना घोषित की जाएगी। तथ्यों एवं प्रमाणों का एकत्रीकरण होगा। उसके बाद गहन जांच पड़ताल किया जाएगा। विवरण, तब जाके विवरण तैयार होगा, यानी गहन जांच पड़ताल, तथ्यों के प्रमाणीकरण के बाद ही तो जांच पड़ताल विवरण तैयार किया जाएगा। जब समिति विवरण तैयार कर लेगी तो अपना अभिमत देगी, यानी कि ये घटना क्यों घटी, अभिमत अपना देगी समिति। फिर निष्कर्ष क्या निकालेगी, यानी कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, ये समिति निष्कर्ष निकालेगी। उसके बाद समिति सुझाव देगी। सुझाव में क्या होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हों, इसके लिए ये व्यवस्थाएं हमें इस विशेष क्षेत्र में विशेष घटना के संदर्भ में करनी चाहिए। और सरकार जो है समिति की जांच, ये जो प्रतिवेदन क्यों तैयार करा जाता है, ताकि अगर बुरी घटना हो, दुर्घटना हो, तो हम भविष्य में तैयार रहें, इस तरह घटनाएं न घटित हों। तो समिति अपना अंत में सुझाव भी देगी, ताकि ये सुझाव का अनुपालन किया जाए और भविष्य में इस तरह घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो है प्रतिवेदन के तथ्य हो गए या प्रतिवेदन के अंग हो गए। ठीक है, तो हमने परिभाषा देख ली, विशेषताएं देख ली, ये प्रतिवेदन के अंग समझ लिए। अब इसके बाद हम प्रतिवेदन के एक उदाहरण देखते हैं, क्या प्रतिवेदन का उदाहरण होगा, तब स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई घटना मान लीजिए घटित होती है, जैसे कोई आगजनी की घटना घटित हो जाती है, किसी जो है सकरे क्षेत्र में या शहर के बीचों बीच कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसे अभी मुंबई में कोई मलबा गिरा, ठीक है, मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिरी जिसमें काफ़ी लोग दब के मर गए। तो इस तरह की घटना घटी, तो उसके लिए क्या होता है कि उस पर समिति द्वारा जांच बैठाई जाती है कि क्यों ऐसी घटना घटी। तो हम देखते हैं, तो मान लीजिए हम एक घटना लेते हैं। घटना ये लेते हैं कि सिविल लाइन में इंदिरा भवन सबसे बड़ा भवन है, सिविल लाइन इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो इंदिरा भवन में अगर किसी प्रकार की आगजनी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती, देखे होंगे आपने बहुत से स्कूलों में दुर्घटना हो गई, बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो सिविल लाइन के मान लीजिए सिविल लाइन इंदिरा भवन में हम आगजनी की दुर्घटना होती है, उसमें कुछ लोग मृत्यु हो जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं। इस पर एक जांच प्रकरण समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया जाता है। तो उसमें कैसे जांच पड़ताल की जाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित बहुमंजिली इमारत इंदिरा भवन में
आगजनी की दुर्घटना, आगजनी की दुर्घटना के संबंध में प्रतिवेदन। ठीक है, इस पे हम प्रतिवेदन तैयार करें। ये हमारा क्या हो गया, ये विषय हो गया हमारा। ठीक है, प्रतिवेदन संबंध में 3 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। ठीक है, अब कैसे तैयार करेंगे हम इसको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिवेदन हो गया, ये विषय हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जांच विवरण। ठीक है, जांच विवरण। जांच विवरण में क्या होगा, समिति जाएगी वहाँ पे, समिति वहाँ पे पूछताछ करेगी, वहाँ पे ये घटना क्यों घटी, क्या वहाँ के इन्वायरमेंट है, किस तरह की वहाँ की जो है सावधानियाँ बरती जाती हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं, क्या कारण था दुर्घटना घटित हुई, आगजनी क्यों हुई, शॉर्ट सर्किट से हुई या किसी अन्य प्रकार से या किसी द्वारा लगाई गई। ये तमाम जो विवरण जो है वहाँ के लोगों से मिलेगी समिति, वहाँ के लोगों के लोगों से गवाही लेगी, वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी से उनसे मुलाकात करेगी और एक निश्चित समय में जो समिति है अपना जांच विवरण जो है इतने इकट्ठा करने के बाद प्रस्तुत करेगी। और उसके बाद क्या लिखेगी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 28 अक्टूबर 2020 को उपर्युक्त प्रकरण में समिति द्वारा जांच पड़ताल की गई। ठीक है, जांच पड़ताल की गई, समिति द्वारा। अब हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात अगर यहाँ पे एक खत्म होगा तो एक करेंगे, यहाँ से दूसरा शुरू कर देंगे, यहाँ से तीसरा होगा तो तीसरा पैराग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या उल्लेख किया जा सकता है, हम इसमें दे सकते हैं, अगर हम उदाहरण देना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं, समिति द्वारा पर्याप्त सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर यह जानकारी इकट्ठी की गई कि नगर निगम की लापरवाही के कारण वहाँ पे तारों का एक संजाल पूरा लटका हुआ रहता है हमेशा, और वहाँ के दुकानदारों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न किए जाने के कारण यह आगजनी की घटना घटित हुई। इसके लिए नगर निगम की लापरवाही और उसके कार्मिकों की लापरवाही जिम्मेदार है, तथा वहाँ पे जो दुकानदार हैं बड़े बड़े, उनकी भी लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है समिति तैयार कर लेगी और यहाँ पे आप इसको पूरा लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम जांच विवरण तैयार कर लिए, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम, अभिमत। जांच विवरण में क्या क्या होगा, जांच विवरण में लिख सकते हैं समिति द्वारा ये जांच की गई और ये आंकड़े इकट्ठे किए गए। दूसरे में हम लिख सकते हैं इस दुर्घटना में 40 लोगों की मृत्यु हुई और 20 लोग घायल हुए। समिति द्वारा विशेष जांच प्रकरण से ये पता चला कि इसके लिए जो है जिम्मेदारी नगर निगम के कर्मचारियों एवं वहाँ के नागरिकों की है। इतना होने के बाद क्या करेंगे हम, इस जांच विवरण में हम क्या लिखेंगे, जांच विवरण में जो घटनाएं जैसे घटित हुई हैं
जितने लोग मारे गए हैं, जितने लोग घायल हुए हैं, जितने लोगों ने वहाँ पे इस घटना को देखा था, उनके नाम, विवरण सब कुछ होगा इसमें, ताकि इतने इतने लोग प्रामाणिक साक्ष्य इकट्ठा करना है हमें ना, तो वहाँ पे सबके बारे में जांच विवरण में हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अभिमत में क्या लिखा जाएगा? अभिमत में समिति ये लिखेगी, उक्त घटना के संदर्भ में समिति का यह अभिमत है कि, ठीक है। अब समिति अभिमत में, अभिमत मतलब क्या होता है? अपना मंतव्य देना, अपना विचार देना। तो इसमें समिति अपना अभिमत ये दे रही है कि उक्त घटना के संदर्भ में समिति द्वारा यह जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक जो तार हैं उनका जो है बहुत जाल फैला हुआ है, और इसके लिए नगर निगम के जो या विद्युत कर्मचारी जो हैं वो अपनी लापरवाही के कारण तारों को सही से ढंग से व्यवस्थित नहीं करते हैं, एवं नगर निगम के जो या जो वहाँ के दुकानदार हैं वो भी लापरवाही करते हैं, वो भी कटिया कनेक्शन ले लेते हैं, और जो केबल कनेक्शन के सुरक्षित होता है लेकिन जो उसकी जगह कटिया कनेक्शन ले लेते हैं, अवैध कनेक्शन लेते हैं। इस वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। ये मतलब कि अभिमत का मतलब होता है कि समिति अपना जो विचार दे घटना घटित क्यों हुई, ये अभिमत होता है। जांच विवरण में तो बस ये देना है कि घटना घटित हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों ने देखा, और ये इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, इतनी दुकानें जल गई, यानी कि पूरा विवरण देना है कि घटना में क्या क्या घटित हुआ। अभिमत में क्या कहना है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन था, ये घटना क्यों घटित हुई, यानी इस पे घटना के कारणों का पता लगाना है और कौन कौन जिम्मेदार है उसका पता लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा? इसके बाद अगला जो होगा, इसको मिटा दिया जाए अभिमत के बाद, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा? अगला अभिमत के बाद क्या होगा? निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा? समिति पर्याप्त आंकड़ों एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है, ठीक है, पहुंची है कि, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमें ये बताना है निष्कर्ष में कि इस घटना को के जिम्मेदार कौन कौन है और उनके साथ क्या किया जाए। अभिमत में तो हमने ये बताया कि नगर निगम कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी और वहाँ के दुकानदार जो है, जो अवैध कनेक्शन लेते हैं, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन अब इसमें समिति निष्कर्ष पे क्या पहुँच रही है? चूँकि ये घटना नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है, वहाँ के दुकानदारों द्वारा अवैध कनेक्शन लेने के कारण घटित हुई है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह घटनाएं भविष्य में न घटित हो। यहाँ पे निष्कर्ष में ये बताना है कि इसके कौन कौन जिम्मेदार हैं, उनको क्या सजा दी जाए, इनके प्रति क्या कार्रवाई की जाए, ठीक है। निष्कर्ष में हमें ये बताना है। अभिमत में हमने ये बताया कि कौन जिम्मेदार था, घटना क्यों घटित हुई। यहाँ पे बताना है कि घटना घटित हुई लेकिन इसके जिम्मेदार ये लोग, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। और अंत में क्या होता है? अंत में जो है सुझाव होता है, और सुझाव में क्या दिया जाता है? सुझाव में ये कहा जाता है कि अगर समिति अपना सुझाव, भाई समिति ने पर्याप्त विवरण इकट्ठा किया, पर्याप्त जांच पड़ताल किया, तो समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस तरह घटनाएं भविष्य में नहीं हो, तो सुझाव में ये दिया जाता है कि इस तरह घटना भविष्य में न घटित हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? समिति का सुझाव है
समिति का सुझाव है कि उस बड़े भवन में या इंदिरा भवन की तरह अन्य जितने बड़े भवन हैं इस प्रयागराज में या राज्य के अन्य क्षेत्रों में, वहाँ पे खुले तारों की जगह पे अंडरग्राउंड विद्युत तारें स्थापित की जाए, उनकी सप्लाई जो है अंडरग्राउंड तारों के माध्यम से की जाए और अवैध कटिया कनेक्शन को रोका जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे एक साथ बड़े पैमाने पे जो आवाजाही लोगों की न हो, ताकि भविष्य में इस तरह घटनाएं घटित न हो। ये हम सुझाव में देंगे ताकि इस तरह घटना भविष्य में न घटित हो। ठीक है। और अंत में क्या होगा? अंत में हो जाएगा, अब देखिए ये तो हो गया सुझाव। सुझाव में देंगे कि समिति का यह सुझाव है कि डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सदस्य एक, यहाँ पे क्या होगा हस्ताक्षर, यहाँ पे उनका नाम होगा और यहाँ पे क्या होगा, नाम के बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर और नाम, और हम यहाँ पे दिनांक, दिनांक के साथ हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। इसके बाद सदस्य दो, ये क्या करेंगे, इनका भी हस्ताक्षर होगा, नाम होगा और यहाँ पे दिनांक होगा। अब तीसरा कौन है, अध्यक्ष हैं समिति के, तो वो अध्यक्ष यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अध्यक्ष, यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और यहाँ पे दिनांक। ठीक है। अब ये हमारा विवरण यहाँ पे, ये हमारा प्रतिवेदन पूर्ण होता है। ठीक है। तो प्रतिवेदन का हमने उदाहरण देख लिया, इसको एक बार हम समरी रूप में देख सके संक्षिप्त में, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना, किसी प्रकरण, किसी विशेष प्रसंग के संदर्भ में प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया लिखित विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। ये प्रतिवेदन की परिभाषा हो गई। प्रतिवेदन की परिभाषा के बाद हम उसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक, तथ्यों पर आधारित और जो है भ्रामक, किसी भ्रामक प्रकार के तथ्यों से पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, यानी कि सुझाव जो उसमें समिति को दिया जाएगा वो भविष्य में दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह घटना न घटित हो। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो समिति के सदस्य हैं वो किसी पूर्वाग्रह से न ग्रसित हो, तटस्थ होना चाहिए। ये इस तरह की विशेषताएं हम जो है देख सकते हैं कि ये विशेषताएं हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किसके कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक प्रतिवेदन और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब किसी शासकीय संदर्भ में गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन या किसी कार्यालय, संस्था द्वारा, विभाग द्वारा पर्याप्त गठित समिति द्वारा प्राप्त विवरण। और अनौपचारिक में किसी विद्यालय द्वारा, किसी मेले में, किसी उत्सव में जो आयोजनकर्ता द्वारा, नियुक्त व्यक्ति द्वारा जो तैयार किया जाता है उसे अनौपचारिक कहते हैं। और समिति और इसको जो प्रतिवेदन में उदाहरण में हमने क्या देखा, हम इसको देख लेते हैं। एक उदाहरण प्रारूप कैसे तैयार करेंगे, तो हम यहाँ पे विषय लिखेंगे कि घटना कैसे घटित हुई है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय के बाद जांच विवरण, अर्थात जो जो उस घटना संबंधी जांच में प्राप्त किया गया, जो तथ्य और प्रमाणिक तथ्य प्राप्त किए गए हैं उनको जांच विवरण में एज इट इज हम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद हम अभिमत लिखेंगे। अभिमत में क्या होता है, अभिमत में जो है उस घटना के जिम्मेदार कौन कौन है, ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, इसके बारे में निर्णय दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में ये लिखा जाता है कि इस समिति ने ये निष्कर्ष पे पहुंची है, इस घटना के जिम्मेदार ये व्यक्ति हैं और इनको ये सजा दी जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है। उसके बाद सुझाव में समिति सुझाव देती है ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, ये यहाँ पे उपाय किए जाए। ठीक है। उसके बाद हम हस्ताक्षर करा दें। 3 सदस्य समिति है तो 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य है तो 4 अध्यक्ष सदस्य और 1 अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। तो इस तरह से प्रतिवेदन हमारा तैयार हुआ। और प्रतिवेदन के संदर्भ में आप अपने जो किसी भी प्रकार का एक उदाहरण बना के उसको लिखित आप हमें भेज सकते हैं। पहले वीडियो में भी हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप भेज सकते हैं ताकि आपके
जो प्रतिवेदन की जांच कर किया जा सके, जो कमियां हो उसे दूर किया जा सके और आपका मूल्यांकन किया जा सके ताकि आप अपेक्षित सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके बाद हमने लगभग सभी पत्र पढ़ लिए। एक पत्र और बचा है अनुस्मारक, उसे भी हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, तो हमारा पत्र लेखन का कार्य जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।